हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए, आज के सेशन को हम शुरुआत कर रहे हैं। बच्चा, हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। ये क्लास 12th का चैप्टर है और बेसिकली आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ हैं। ठीक है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। विजुअलाइजेशन के साथ इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सर एग्जाम टाइम अगर आप उन इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाए तो हमारा कुछ काम करें। बिकॉज अल्टीमेटली कई लोग बोलते हैं कि इसको विजुअलाइज करो, बट आइल से विजुअलाइजेशन तो करना ही है, उस विजुअलाइजेशन की मदद से उन डेटा को याद भी रखना है। ठीक है ना। हम एग्जाम टाइम, मेरे को पता है एग्जाम टाइम ना आधा दिमाग तो हमारा छूट जाता है, गायब हो जाता है। उस समय अगर आपका विजुअलाइजेशन की बात करोगे तो और कम हो जाता है। ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि जो डेटाज हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको हम याद भी रखेंगे, कीपिंग इन माइंड कि हमको चीजें समझ में भी आ रही है। ठीक है ना। तो भाई इस चैप्टर में पहले हमने स्टार्ट किया था, सो लेट्स रिवाइज फॉर सम टाइम। 2 मिनट, हम 5 मिनट लेंगे आपका रिवाइज करने का। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। भाई चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स एंड अदर इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होता है जहां पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जहां पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो भाई हम इस चैप्टर में हम वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली एंड ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्यों सर? भाई जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, तभी तो यार उस पार्टिकल्स का कुछ पार्ट को मैं स्टडी करके पूरे के पूरे सॉलिड के बारे में बता सकता हूँ। जब रैंडम अरेंजमेंट हो गया तो भाई मैंने इस सेक्शन को स्टडी किया, उस सेक्शन में कुछ और बिहेवियर आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में, वो तो एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया कि अमॉर्फस सॉलिड्स को अगर आपको एनालाइज करना है तो सॉलिड पे इसको आपको लेके स्टडी करना पड़ेगा। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हमने कुछ पर्टिकुलर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, अगर आपने उसको एनालाइज कर लिया, आपने उसको समझ लिया, तो अल्टीमेटली आपने इंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को आपने समझ लिया। सो इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू स्टडी ओनली द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है ना। ये डिफरेंस थे जो हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। फिर मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 तरीके के होते हैं। भाई जो सॉलिड है आपके आसपास जो कि क्रिस्टलाइन है, उनको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज आयोनिक, देन मेटालिक, देन कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक क्रिस्टल की बात करूं तो आपके सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा आपके सामने NaCl, जो आपका NaCl का क्रिस्टल होता है, जहां पे सॉलिड में कैटायन अनायन होते हैं, जहां पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहां पे कैटायन अनायन हो, उसको बोलते हैं आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल। ठीक है ना। जहां पे कैटायन अनायन हो, हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फिर होते हैं मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल्स वो क्या होते हैं? एग्जांपल है आयरन का ब्लॉक। आपके घर में आपके पास आयरन का ब्लॉक है, तो उस आयरन के ब्लॉक में सिर्फ आपको Fe के एटम्स हैं, और वो Fe के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा? आपके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकल जाते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपने सुना होगा बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Fe, आयरन, हमारी लोहे की जो तार होती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। Ag की बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड की बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इकोनॉमिकल नहीं होती। तो क्यों होता है? बिकॉज उन मेटल कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, एंड those electrons are responsible for the conduction of electricity। तो यहाँ पे जो constituent particles होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? अब भाई इंस्टेड ऑफ सेइंग मेटल कैटायन, मैं इसको वर्ड बोलती हूँ कर्नल। इट इज कर्नल प्लस इलेक्ट्रॉन। सब मेटल कैटायन क्यों नहीं बोल रहे यार? या जब मैं कैटायन वर्ड यूज करता हूँ तो सामने वाली चीज अनायन होनी चाहिए, बट यहाँ पे कैटायन के सामने क्या इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं इसको मेटल कैटायन बोलने की जाए एक टर्म यूज किया, दैट इज कर्नल। कर्नल क्या चीज हो गई? आफ्टर रिमूविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी चीज बच रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स कर्नल, व्हिच इज बेसिकली मेटल कैटायन ओनली। ठीक है ना। फिर होते हैं हमारे कोवलेंट सॉलिड, एग्जांपल डायमंड, जहां पे एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोवलेंट सॉलिड। लास्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जहां मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने पे घर पे जो आइस है, आइस में वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को, जो वाटर के तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में H बॉन्डिंग के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। अब इस चैप्टर में आपको सिर्फ इन 2 सॉलिड्स को पढ़ना है, ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट है। लास्ट के 2 सॉलिड्स तो आपने कवर कर लिए हैं। कहाँ किए सर इनके बारे में? केमिकल बॉन्डिंग 11th स्टैंडर्ड के आपने कर लिए बेटा। जितने भी टाइप की कोवलेंट बॉन्ड्स थे, सॉलिड्स थे चाहे लिक्विड्स थे, बट आपने वहां पे इनको कोवलेंट सॉलिड्स को कवर कर लिया है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी आपने कवर कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो सॉलिड है, उनको भी आपने कवर कर लिया। ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स है, फोटोज है। ठीक है ना। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद मेटालिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। अब एक चीज बता दूं, मैं इस चैप्टर में 90% स्टार्टिंग के 60% टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे मैं जो
मेटल कैटायन है, मतलब अल्टीमेटली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका रेडियस फिक्स मान के चलूंगा, सेम मान के चलूंगा। अल्टीमेटली आई एम डीलिंग विद मेटालिक सॉलिड, बिकॉज मेटालिक सॉलिड में तो एक ही टाइप का कैटायन होता है, Fe प्लस का कैटायन है लेट्स से, तो Fe का कैटायन फिक्स्ड है, तो अल्टीमेटली उसका रेडियस पूरे के पूरे लैटिस में फिक्स होता है। तो मान के चलिए जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली वी स्टार्ट डीलिंग विद मेटालिक सॉलिड ओनली। हम चैप्टर के इनिशियल फेज में जहां मैं आपका रेडियस ऑफ द पार्टिकल का सेम मान के चल रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम डीलिंग विद मेटल कैटायंस, सो मेटालिक सॉलिड्स। आगे जाके एक पार्ट आएगा जब मैं आपको आयनिक सॉलिड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तब वहां पे जाके आपको दो अलग अलग रेडियस आएंगे, कैटायन का रेडियस अलग, आयन का रेडियस अलग, तब मान के चलेगा हम वी हैव स्टार्टेड दी आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाई, इस चैप्टर में ना बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं भाई, तो उन वर्ड्स को आपको फील करना आना जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज स्पेस लैटिस। व्हाट डू मीन बाय स्पेस लैटिस? इट इज अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस में दोस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज लैटिस पॉइंट। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, सुनना बेटा, बस सुनो बस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, दिस पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इनफैक्ट ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते रहते हैं। लेकिन जब मैं आपको पूरे चैप्टर में डायग्राम बनाऊंगा ना बेटा, हर जगह इन डायग्राम्स में मैं पार्टिकल्स को टच करते हुए दिखाऊंगा ही नहीं, तो सभी काहे के सॉलिड। तो ध्यान रखना, जो मैं डायग्राम्स बनाऊंगा ना बेटा आगे जाके, जहां मैं पार्टिकल्स को टच नहीं करा रहा हूं, तो बेसिकली मैं वहां पे उन पार्टिकल्स के सेंटर्स को ड्रॉ कर रहा हूं। तो बेसिकली दिस लैटिस पॉइंट्स कैन आर द सेंटर्स, these are not actually the metal cation or metal electron, these are basically centers. So in solids, interatomic distance is minimum, that is they touch each other, but for simplicity we represent just the center of atoms or ions. जो भी एटम आयन है हम उनके सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बस, अपने सिंप्लिसिटी के लिए। डायग्राम से इतने कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाऊंगा बैठ के तो सर्कल पे सर्कल बनाया जा रहा हूँ, तो चीजों को सिंपल दिखाने के लिए, अरेंजमेंट को सिंपल दिखाने के लिए हम उनके सेंटर्स यूज करते हैं, अदरवाइज दे टच ईच अदर, अदरवाइज एक्चुअली दे इन सॉलिड्स में वो दूसरे को टच करते हैं, ध्यान रखना ना, बट हम वो टच वाला पार्ट नहीं दिखाते। ठीक है ना। यूनिट सेल, अल्टीमेटली इस चैप्टर में हमको यूनिट सेल के साथ डील करना है। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल उस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो छोटा सा पार्ट है विच इज गोइंग टू रिपीट। अगर उसको मैं रिपीट कर देता हूँ तो मेरे को इंटायर क्रिस्टल मिल जाए। बेसिकली वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल जिसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ, अगर मैंने उसको प्रॉपर स्टडी कर लिया, इट मीन्स मैंने इंटायर क्रिस्टल को स्टडी कर लिया, बिकॉज वही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, वही यूनिट पूरे पूरे सॉलिड में आसपास पूरा उससे जुड़ा गया है, तो वो पूरा सॉलिड बन जाएगा मेरा। दैट यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, अभी आगे जाके बताऊंगा, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक किसी भी सॉलिड में, जैसा आपके पास बहुत सारे सॉलिड्स हैं आसपास, रियल टाइम पे बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं, तो उन सभी टाइप के सॉलिड्स में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पाए गए। 7 टाइप मीन्स क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। व्हाट यू मीन बाय क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम? जहां पे हमने जो यूनिट सेल सेलेक्ट किया, दैट इज व्हाट क्यूबिकल शेप, वो क्यूब के शेप का था। क्यूबाइडल क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल क्यूबिकल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, ये अलग अलग टाइप के शेप्स हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम है। इट मीन्स मेरा जो यूनिट सेल है दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिकल शेप, जहां पे उसकी ए लेंथ, बी लेंथ, सी लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, उसकी जो लेंथ सेम है, उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। बहुत आसान हो जाएगा बेटा आपका एनालिसिस। यही चीज अगर रोम्बोहेड्रल हो जाए या ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक हो जाए, विच आर हाईली अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम्स है और ये हमारे विजुअलाइजेशन के बाहर की बात है, अभी तो हमको नहीं पढ़ना उनके बारे में। सो हम जितने भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे वी विल डील विद ओनली क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम इन आवर सब्जेक्ट। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सभी चीजें मैंने लास्ट क्लास में कवर कर ली है, बट अगेन दोबारा रिपीट करना चाहूंगा भाई यार, कि मेरा तरीका है पढ़ाने का कि मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट बच्चों के ना, अब बच्चों को लगता है सर वेस्ट कर रहे, बट अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या होता है, मैं जब बार बार बोलूंगा चीजों को ना, आपको चीजें याद हो जाएंगे, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज आपके चैप्टर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जब आपको पता ही नहीं चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं,
तो एक लिंक क्रिएट करने के लिए मैं आपको बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करा रहा हूँ, सो प्लीज़ कीप पेशेंस, मेरे साथ थोड़ा-सा पेशेंस रखें और ज़रूर सुनें इस पार्ट को भी, ठीक है ना? सो ऑलरेडी मैंने आपके 10 मिनट खा लिए, तो फटाफट खत्म करता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वन इज सिंपल, अनदर इज सेंटर्ड। सिंपल यूनिट सेल क्या होते हैं? जहाँ पे एटम्स उस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर्स में होते हैं। अब मैंने आपको बोला भाई इस चैप्टर में हम सिर्फ क्यूबिकल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको एग्जांपल में डायग्राम पे सिर्फ क्यूबिकल सिस्टम का लाया हूँ। अदरवाइज जरूरी नहीं सिर्फ क्यूब मिले आपको, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। क्यूबॉइडल के चारों कॉर्नर्स में, सभी 8 कॉर्नर्स में आपके एटम्स हो। रोम्बोहेड्रल हो सकता है, जहां रोम्बस टाइप का शेप बने। सो इट कैन बी ऑफ एनी शेप, बट हमको सिंस पढ़ना सिर्फ क्यूबॉइडल क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, सो ऐसा अरेंजमेंट जहां पार्टिकल सिर्फ कहां हो, सिर्फ कॉर्नर्स में हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल है भाई साहब। लेकिन जैसे अब पार्टिकल्स इनके सेंटर्स में आने लग गए, तो उनको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल भी 3 टाइप के होते हैं, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड एंड नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर मीन्स ऐसा क्रिस्टल सिस्टम, ऐसा यूनिट सेल जहां पार्टिकल्स along with the corners are present at a body center, उस पूरी क्रिस्टल यूनिट सेल के सेंटर पे भी हो, बॉडी सेंटर पे हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगेन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। अभी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको मैं एक्चुअली, इसको मैं क्या बोलूंगा स्पेसिफिकली? आप बोलोगे सर यहाँ पे यूनिट सेल क्या है आपका? क्यूबिक सेल है। यूनिट सेल क्या है? क्यूबिक है। तो इसका नाम क्या बोलूंगा मैं? सर दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? जरूरी क्या यूनिट सेल हमेशा क्यूबिक हो? नहीं सर, यूनिट सेल में सर हो सकता है आपका क्यूबॉइडल भी हो सकता है रोम्बोहेड्रल हो सकता है मोनोक्लिनिक हो। ये सभी क्रिस्टल सिस्टम के नाम आपको बताऊंगा मैं, बट पढ़ना हमको इस चैप्टर में सिर्फ क्या है? क्यूबिकल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल भी पढ़ना है, बिकॉज दैट इज अ मोस्ट सिमेट्रिक, और 90 to 95% क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका क्यूबिकल यूनिट सेल ही पाया जाता है। कुछ टेढ़े मेढ़े सॉलिड्स ये हैं जहां पे आपको बाकी 6 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको मिलते हैं। 90% सॉलिड्स आपके आसपास जो भी है, दैट कंस्टिट्यूट्स, दैट कंसीडर्स, दैट इंक्लूड्स बेसिकली क्यूबिकल यूनिट सेल, ठीक है? फेस सेंटर्ड मींस, अब सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड मींस जहां ऐसा सिस्टम जहां उनके अलोंग विद द कॉर्नर्स, उनकी फेसेस पे भी, आपके फेस के सेंटर्स में भी पार्टिकल्स हो, दैट इज कॉल्ड इट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? द यूनिट सेल इन विच द पार्टिकल्स अलोंग विद द कॉर्नर्स, कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट फेस के सेंटर्स में हो, दैट यूनिट सेल इज आल्सो, दैट यूनिट सेल इज नोन एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जरूरी नहीं कि ऊपर और नीचे वाले ही हो, लेफ्ट राइट वाले हो सकते हैं, आमने सामने वाले कोई भी हो सकते हैं, बट डेट शुड बी अपोजिट टू ईच अदर। उन अपोजिट फेसेस के सेंटर में उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब लास्ट क्लास मैंने आपके सामने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था जो इस चैप्टर में पूछा जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यों सर? यार सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं बेटा, पहले बात कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या बात, डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इस चैप्टर में क्या नंबर है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी है, और यही कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म यूज करूंगा आपका मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों में अलग है, ठीक है ना? यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, कोई भी सॉलिड में, कोई भी सॉलिड है, मेटालिक हो चाहे आयनिक सॉलिड हो चाहे कोवेलेंट सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड में एक पर्टिकुलर पार्टिकल को, और दिस पार्टिकल कैन बी एनीथिंग। अगर मेटालिक सॉलिड हुआ तो मेटल केटायन कर्नल होगा, आयनिक सॉलिड हुआ तो इट कैन बी केटायन और इट कैन बी अनायन। अगर क्या बोलते हैं, अब ध्यान रखना, जब मैं आयनिक सॉलिड पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, अनायन का कोऑर्डिनेशन, वो दो अलग लाएंगे। अगर कोवेलेंट सॉलिड हुआ तो एक पर्टिकुलर एटम होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ तो H2O मॉलिक्यूल होगा। तो अल्टीमेटली, सो व्हाट इन द कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर डिनोट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल। एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सॉलिड्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बिकॉज सॉलिड्स की प्रॉपर्टी यही है भाई साहब कि एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। तो जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज्यादा, इट मींस उसको ज्यादा एटम्स टच कर रहे हैं, ज्यादा एटम्स पास पास हैं। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर इज an important parameter for solids. So what do you mean by coordination number? It is a number of nearest neighbors. Definition देखो बेटा, number of, इसको number of nearest neighbor ही बोला था, कितने nearest neighbor है। Basically is talking about coordination number, which is defined as total number of particles touching a particular particle in a given unit cell. एक given unit cell में कितने particles को directly touch कर रहे हैं।
जैसे एग्जांपल में कोई क्वेश्चन आपने बचपन में क्वेश्चन पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, व्हाट आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेबरिंग कंट्रीज? नेबरिंग कंट्रीज मतलब क्या कुछ डिस्टेंस होता है कि 100 किलोमीटर दूर पे जो कंट्रीज को नेबरिंग बोलेंगे? नहीं, नेबरिंग कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कंट्रीज इंडिया की बॉर्डर को टच कर रही है, टच कर रही है, दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, मैं डेफिनेशन उठा के लाया हूं, द कंट्रीज विच आर टचिंग द बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया, है ना, टच कर रही है बाउंड्रीज एक दूसरे को, तो वही चीज हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना नहीं है अभी, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे कब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब मैं आपको सॉलिड के अरेंजमेंट्स की बात करना स्टार्ट करूंगा कि भाई ये देखो ये सब टाइप के अरेंजमेंट्स मिलते हैं मेरे को, देखो सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल पे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मिला मेरे को, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मिला, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है वहां पे, तो अभी तो वो चीज मैं डिस्कस करने नहीं वाला, लेकिन लेकिन अब सुनना, इस चीज को मैं दोबारा आपको पढ़ा दूंगा। इस कोऑर्डिनेशन नंबर को ना मैक्सिमम जनता रट्टा मारती है और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाती, परेशान हो जाती है। मैं इस कोऑर्डिनेशन नंबर का आपके सामने एक शानदार टेक्निक ला रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि मैं आपको इस चैप्टर में वी हैव टू एनालाइज ओनली क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। व्हाट डू मीन बाय क्यूबिकल यूनिट सेल, कि जहीं जहां आपका यूनिट सेल कैसा क्यूबिक शेप का है और यही क्यूब आपका चारों तरफ आपको घेर रखा है, यही क्यूब्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं पूरे सॉलिड्स में, यही क्यूब को आपस में हमने जोड़ रखा है, तब जाके इंटायर सॉलिड मिल जाएगा। तो मैं आपके सामने एक क्यूब को लेके आया जो पर्टिकुलर क्रिस्टल का है। देखो एग्जांपल देखो बेटा, ये क्यूब को देखो, एनालाइज करो, मैं थोड़ा उसको शेड कर रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना मेरे हिसाब से, ये स्लाइड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत भी लगी मेरी, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, इतनी आसानी से नहीं बनी है सॉलिड। देखो मस्त शेड करते हैं अपन, ठीक है ना। इस क्यूब को एनालाइज करो, इस क्यूब में देखो एक रेड कलर का मैंने एक रेफरेंस पार्टिकल रखा है। बेसिकली वो पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जिसमें मैंने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। देखो एक ब्लू वाला शार्ट, एक ब्लू के पीछे वाला गेट, देखो एक ये वाला क्यूब होगा पीछे वाला, एक उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला क्यूब, एक उसके राइट हैंड साइड वाला क्यूब, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड वाला क्यूब ये ला, फिर उसके ऊपर चारों ऐसे क्यूब्स, ये रेफरेंस पार्टिकल है। अब इसी रेफरेंस पार्टिकल की मैं कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल रहा हूँ बेटा, मैं इस रेफरेंस पार्टिकल से पता करना चाह रहा हूँ कि अगर इस क्यूब की लेट से एज लेंथ ए है, लेट से इस क्यूब की एज लेंथ ए है, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर की जब मैं बात करता हूँ तो कोऑर्डिनेशन में किसी यूनिट सेल के लिए बात नहीं करता, मैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछूंगा तो बेटा वो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकाल, हम देखो हम पूरे चैप्टर में एनालाइज तो यूनिट सेल को करेंगे, एनालाइज यूनिट सेल को करूंगा, लेकिन जब मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आएगी तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या होगा, वो यूनिट सेल तो एक सॉलिड का पार्ट है, तो अल्टीमेटली जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा तो मेरे को पूरा उस यूनिट सेल का कम से कम चारों, जब तक वो यूनिट सेल को चारों तरफ से तुम ड्रॉ नहीं कर लो तब तक मैं उस कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्चुअली नहीं बता पाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। बट यहाँ पे मेरा टेक्निक सुनो बेटा, मैंने आपको बोल दिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी गोइंग टू स्टडी ओनली क्यूबिकल यूनिट सेल। तो मेरा बस आपसे भी मुद्दा भी ये है, आप बस इतना बताओ कि अगर ये मेरा रेफरेंस पार्टिकल है, बस ये डेटा अभी मैं आपको एनालाइज करा रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से लिंकेज मैं आपको आगे कराऊंगा। अभी के लिए आप भूल जाओ, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर तभी बता, क्वेश्चंस तभी करा पाऊंगा जब मैं आपको यूनिट सेल की टाइप्स पढ़ाऊंगा, तो अभी वो पार्ट बचा है। बट अभी के लिए एक छोटा सा रिजल्ट है जो यहाँ पे अपन समराइज करके चलेंगे, अभी सुन के चलेंगे कि भाई एक ऐसा रेफरेंस पार्टिकल बना लिया मैंने, जो देखो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये रेफरेंस पार्टिकल है जो कि क्यूब के कॉर्नर का है। इस रेफरेंस पार्टिकल से ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स मिलेंगे आप बताओ। तो दो तो उसी क्यूब में मिल जाएंगे, ये देखो, सॉरी दो नहीं तीन, देखो एक दो तीन, दिख रहा है आपको, वो पार्टिकल के ए डिस्टेंस में तीन पार्टिकल्स उसके उसी के क्यूब में मिल जाएंगे, देखो ऐसे। फिर एक देखो पीछे वाले क्यूब में मिलेगा ए डिस्टेंस में, जो पीछे वाला क्यूब है, एक ऊपर वाला क्यूब, एक बगल वाला क्यूब। तो क्या बोल सकता उस रेफरेंस पार्टिकल के, भाई ये क्यूब कॉर्नर का है तो एक ये वाले क्यूब में लेफ्ट एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव में, एक एक्स एक्सिस माइनस एक्स में, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक नेगेटिव जेड एक्सिस। 6 पार्टिकल्स उसको ए डिस्टेंस में मिलेंगे अगर क्यूब की एज लेंथ ए है तो, ठीक है ना। देखो हम क्रिस्टल सिस्टम्स में पार्टिकल्स कहीं रैंडमली नहीं पढ़े होंगे, या तो पार्टिकल्स कॉर्नर में होंगे, या तो पार्टिकल्स सेंटर में होंगे, या तो पार्टिकल्स किसी एज के सेंटर में होंगे। बट ऐसा नहीं कि रैंडमली सब कहीं भी कहीं पड़ा होगा, तो वो भी तो ए डिस्टेंस होगा यार। बोलोगे सर यहाँ भी कहीं पार्टिकल ए डिस्टेंस तो आ रहा होगा, यार पार्टिकल्स ये हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स,
जहां पार्टिकल्स उस यूनिट सेल के एक पर्टिकुलर पॉइंट से पड़े होंगे, या तो कॉर्नर्स में, सेंटर्स में। तो ए डिस्टेंस में मेरे को पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग एज में। तो अगर मेरा क्यूबिकल यूनिट सेल है और वो किसी सॉलिड का पार्ट है, तो उसके ए डिस्टेंस में इसको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? 6 पार्टिकल्स। बस इसको याद रख लो आप, याद कर लो, यहां से बहुत काम का रिजल्ट है। सिमिलरली ए डिस्टेंस बोलूं या ए बाई टू डिस्टेंस बोलूं, अब बेटा यहाँ पे मान लीजिए सभी, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल सबके ए बाई टू एज लेंथ के हाफ में भी रखे हैं, तो ए बाई टू डिस्टेंस में इसको 6 पार्टिकल मिलेंगे। तो ए डिस्टेंस बोलूं या फिर ए बाई टू डिस्टेंस बोलूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कितने हो गए? 6। क्या ये बात क्लियर है? अभी शायद तक आपको यूज समझ में नहीं आएगा, जो भी लेक्चर नंबर 2 में ही चल रहे हैं, बट इसका यूज बाद में बहुत खतरनाक है भाई, मतलब मजा आ जाएगा आपको। बिकॉज सवालों में आपसे सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछता है, आगे जाके हम जब क्यूबिकल सिस्टम्स को एनालाइज करेंगे तो वहां पे जाके पूछा जाता है हाउ मेनी आर नियरेस्ट नेबर्स, जो कि कोऑर्डिनेशन में फिर पूछा जाता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, मतलब एक तो नेबर है, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तब ना ये डेटा बहुत काम का आएगा आपको। बस इसको याद रख लो, थोड़ा सा विजुलाइज करके। सर ए डिस्टेंस बोल रहा है तो रेफरेंस पार्टिकल है, तो उसके एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, ऐसे करके थोड़ा सा ए डिस्टेंस में 6 पार्टिकल्स मिलेंगे। सिमिलरली ए बाई टू डिस्टेंस 6 पार्टिकल मिलेंगे, अगर इनके सेंटर्स में, एज के सेंटर्स में भी पार्टिकल्स हैं तो। सिमिलरली अगर पूछूं कि उस रेफरेंस पार्टिकल के रूट टू ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल है, अब ध्यान रखना किसी भी क्यूब का जो, अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ठीक बनाने के लिए वो क्यूब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है ना। अगेन उसके रूट टू ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे? तो बेटा यहाँ पे रूट टू डिस्टेंस के टोटल उसके 12 पार्टिकल्स होंगे। थोड़ा डायग्राम बड़ा मस्त मेहनत से बनाया है भाई मैंने, उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो बेटा। देखो ये पार्टिकल है, उसके अलोंग दी अपोजिट फेस डायगोनल में अपोजिट उसका रूट टू ए डिस्टेंस होता है। ये मैं आपको आगे रिजल्ट्स बताऊंगा क्यूब के, बट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बस इसको याद रख लो, ये यूज कर लो। क्यूब के अपोजिट फेस डायगोनल में रूट टू डिस्टेंस होती है। तो देखो एक रूट टू इधर, एक रूट टू इधर, एक रूट टू इधर, एक रूट टू, मतलब इसको बोलते हैं लेट्स से वाई जेड प्लेन। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन में ऐसे 4 होंगे, सिमिलरली एक्स जेड प्लेन में से 4 होंगे। तो बेसिकली दैट 14 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए। सिमिलरली दे आर 12 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट टू ए बाई टू। बाई रूट टू ए टू बाई टू भी कहाँ होगा? इसके सेंटर पे ही होगा, फेस डायगोनल के सेंटर पे होगा। तो भाई अगर मैं रूट टू ए डिस्टेंस में 12 पार्टिकल है, तो रूट टू ए बाई टू भी डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे? 12। अगर लेट से उसके फेस डायगोनल के सेंटर पे भी कुछ पार्टिकल्स हैं तो बाद में यूज आएगा, बस अभी याद रख लो। सिमिलरली रूट थ्री ए डिस्टेंस में एक क्यूबिकल सिस्टम के पार्टिकल में टोटल 4 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। सॉरी 4 नहीं, आंसर 8 होगा, सॉरी गलत बना दिया है, मैंने लिख दिया है। दिस इज बेसिकली 8। अगेन आप थोड़ा विजुलाइज करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये प्लीज आप लोग इसको मैं बाद में दोबारा आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए बस इसको एज अ रिजल्ट आप लोग प्लीज ध्यान रखो। एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्यूब में सिर्फ एक ही बॉडी डायगोनल होता है, जो बॉडी के सेंटर से होके जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो बेसिकली देखो रेफरेंस पॉइंट से इस क्यूब में एक रूट थ्री है, ऐसे करके सामने वाले 4 क्यूब हैं, पीछे भी 4 क्यूब हैं। तो बेसिकली दे आर गोइंग टू बी 8। ये पहले 4 हमने जो ड्रॉ करा हूं, और ऐसे पीछे वाले भी इस पॉइंट से क्यूब जो बनेंगे हमारे, ये देखो इस पॉइंट से इसका भी डायगोनल बनेगा ये पीछे वाले का, बट वो ड्रॉ नहीं हो पाता मुझसे इसमें, ठीक है ना। टोटल दे आर गोइंग टू बी 8 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए, या फिर बोल सकता हूं दे आर गोइंग टू बी 8 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए बाई टू। अगर भाई पार्टिकल्स इसके सेंटर पे भी रखे हैं, तो एक रेफरेंस पार्टिकल से किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल पे दे आर गोइंग टू बी रूट थ्री 8 पार्टिकल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट थ्री ए और रूट थ्री ए बाई टू। अगर पार्टिकल्स उसके सेंटर पे भी रखे हैं तो कुछ बॉडी डायगोनल के, तो इसकी समरी है बस, ठीक है ना। नंबर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस अगर a बाई टू या a है, जो कि अलॉन्ग द एक्सिस रहेगा, तो इट गोइंग टू बी नंबर 6 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर रूट टू ए या रूट टू ए बाई टू विच इज गोइंग टू बी a बाई रूट टू डिस्टेंस में दे आर गोइंग टू बी 14 12 पार्टिकल्स, और रूट थ्री डिस्टेंस में दे आर गोइंग टू बी 8 पार्टिकल्स। एक बार के लिए इस डेटा को थोड़ा सा विजुलाइज करके बस याद रख लो,
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, वहां पे इसका लिंक क्या है आपको देख के मजा आ जाएगा भाई, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा विजुलाइज करूंगा जब मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दोबारा निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना सुन लो, थोड़ा सा इसको देख लो, सॉरी, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सुनना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूनिट सेल एक हाइपोथेटिकल चीज है। आप जब क्यूब किसी भी सॉलिड को देखेंगे बेटा, तो उसमें एटम्स अरेंज्ड हैं, उस एटम्स को मैं ज्वाइन करके एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं, तो बेसिकली यूनिट सेल तो एक हाइपोथेटिकल चीज हो गई। अब जब मैं उन एटम्स को जोड़ जोड़ के एक यूनिट सेल बनाना चाह रहा हूँ, सुना बेटा, यूनिट सेल इज अ हाइपोथेटिकल। ऐसा नहीं होता कि आप जब सॉलिड को देखेंगे तो आपको सॉलिड में यूनिट सेल अलग से दिखेगा, आपको वो बनाना पड़ता है, वो हाइपोथेटिकल चीज आपको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को जब हम स्टडी करें तो बेसिकली हम पूछेंगे उस यूनिट सेल में अल्टीमेटली आपने सेलेक्ट किया, तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स का जो कि बेसिकली स्फीयर है, उसका कुछ 1/4 पार्ट आया, 1/8 पार्ट आया, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए। सो बेसिकली Z इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला है, इट इज अ लोकेशन ऑफ पार्टिकल, कि भाई आपका उस यूनिट सेल में कितने, उस पार्टिकल की लोकेशन कितनी है, ठीक है ना, उस लोकेशन में कितने पार्टिकल्स हैं, और उस लोकेशन वाले पार्टिकल का उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। समेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पार्टिकल, कि भाई वो पार्टिकल कौन से पॉइंट में, कौन से एरिया पे लोकेटेड है, उस यूनिट सेल के कौन से पोजीशन में लोकेटेड है, और उसका उसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, उन सबको ऐड करते चलो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जस्ट अभी आपको हो सकता है वो डेटा आपको समझ में नहीं आया, बट क्वेश्चन में आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो एग्जांपल मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कैलकुलेट, एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जस्ट एग्जांपल है, हो सकता है आपको चीजें बाद में समझ में आ जाए। पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक शेप का है, क्यूबिक यूनिट सेल इन विच particles are present at corner and face center। एक क्यूबिक यूनिट सेल है जहां पे पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पे और फेस सेंटर में। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जेड, आपसे जेड पूछ रहा है। अब देखो जेड निकालना है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। भाई क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स। अब क्यूब के कॉर्नर में अगर आप कोई स्क्वायर लगाएंगे बेटा, तो उस क्यूब के कॉर्नर में जो स्फीयर लगा है उसका उस क्यूब में से 1/8 पार्ट आता है। तो बेटा 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स में हर एक पार्ट का कितना कॉर्नर आ रहा है, 1/8। तो टोटल कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 प्लस, अब ये 1/8 कैसे है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सिमिलरली एक भी किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ये सब डेटा आगे जाके दूंगा, बस अभी समझाना चाह रहा हूँ कि जेड क्या होता है। और हर एक फेस में अगर कोई भी पार्टिकल फेस में प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में उसका सिर्फ आधा पोर्शन आता है, दैट इज हाफ। ये विजुलाइज होगा बाद में आपको, अभी के लिए बस आपको याद रख लो कि किसी भी फेस में बैठा पार्टिकल एक पर्टिकुलर क्यूब में सिर्फ उसका आधा ही कंट्रीब्यूशन होगा, आधा बगल वाले यूनिट्स में जाएगा। तो उस यूनिट सेल में कितना हो गया, 1/2। कितने फेसेस है, 6, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 3 कितना आ गया, 4। दिस इज 4। बेसिकली इफेक्टिवली सिर्फ 4 आइटम्स हैं, आपको दिख तो बहुत सारे आइटम्स रहे छोटे छोटे, लेकिन इफेक्टिवली टोटल कितने आइटम्स है, 4 ही है बस। समझ में आ रहा है क्या भाई, एटम्स के टुकड़े हैं, टुकड़े 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 टुकड़े, उसका उस यूनिट सेल में टुकड़े टुकड़े आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली टोटल इफेक्टिवली बोलूंगा कि 4 एटम पूरे हैं सर उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड जेड, की लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। उस लोकेशन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, जो कि मैं आपको क्यूब के लिए पहले से एनालाइज करा दूं। क्यूब में आपको डेटा दूंगा कि क्यूब में कॉर्नर बैठा आइटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, उस क्यूब के फेस के सेंटर में बैठा कंट्रीब्यूशन का उसका 1/2 है, उस क्यूब के एज में बैठा कोई पार्टिकल है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है। ये सभी डेटा मैं आपको बताऊंगा आगे, दिखाऊंगा पहले, फिर उसको रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद रखने बोलूंगा, प्रेशर डालूंगा कि याद रखना है, विजुलाइज नहीं करना है, ठीक है ना। फिर एक टर्म और है जो सॉलिड्स की सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेंसिटी। व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी, ये सॉलिड हाईली डेंस है सर, ये सॉलिड की डेंसिटी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली डेंसिटी इज कि भाई इसमें एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। हम बोलते हैं ना कि सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स, तो बेसिकली इसका मतलब क्या, फर्क क्या होता है
कि अगर उतने वॉल्यूम में सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, लिक्विड में नंबर ऑफ एटम्स कम है, उसका मास कम है, एटम्स का मास कम है। डेंसिटी इज बेसिकली मास बाय वॉल्यूम, कि छोटे इतने से वॉल्यूम में, लेट्स से वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो उसमें कितना उसका मास है। सॉलिड का ज्यादा होगा बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस और लिक्विड, एंड लिक्विड की डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैस, बिकॉज उस छोटे से वॉल्यूम गैस के हो सकता है सिर्फ 4-5 मॉलिक्यूल्स, बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली भागते रहते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो छोटे से वॉल्यूम में जहां मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ, उसमें मास ऑफ क्या होता है, कम। So density is basically mass by volume. So what is the density of unit cell? It is mass of unit cell upon volume of unit cell. अब unit cell का mass, unit cell कोई hypothetical चीज है, again I am repeating, unit cell एक hypothetical चीज है। तो unit cell आपने खुद imagine किया है, तो unit cell का mass means क्या हो गया? It is the mass of the atoms which is present in unit cell. आपने जो atoms को include करते हुए unit cell draw किया, that is called unit cell. तो बेसिकली इट इज द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आपने जो यूनिट सेल डिसाइड किया, आपने जो भी लेट्स अपनी क्यूबिकल यूनिट सेल लिया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा कि भाई उसका लेट्स से क्यूब की एज लेंथ कितनी a, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब। ठीक है ना, सुनना बेटा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी टर्म्स इंपॉर्टेंट है बेटा। इन सभी टर्म्स को हम जब क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, उससे पहले आपको इनका फॉर्मूला, इनकी फीलिंग आपको होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इनको डिफाइन नहीं करूंगा, फिर मजा नहीं आएगा बेटा। ये सभी चीज आपको पता रहेंगी तो मेरे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। मैं क्रिस्टल सिस्टम ढूंढूंगा, आपके सामने ड्रॉ करूंगा, इनके सभी पैरामीटर्स को आपके सामने निकालूंगा। So density equals to mass of unit cell, which is basically mass of atoms. It is basically mass of atoms present in unit cell. ठीक है ना। अब भाई आपने एक टर्म अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि Z, what is Z? It is a total number of atoms present in unit cell. तो क्या मास ऑफ एटम्स को कैसे बोलूंगा सर, एक एटम का मास पता हो, उसको Z से मल्टीप्लाई करो, टोटल मास आ जाएगा, बिकॉज Z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अभी जस्ट लास्ट टर्म निकाला था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ वन एटम। तो मास, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट यूनिट सेल कितना होता है Z। अब एक एटम का मास निकालना है। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। एटॉमिक मास आप लिखते हैं जैसे सोडियम को लिखते हैं 23 ग्राम, 23 ग्राम। सो व्हाट इज द मास, 23 ग्राम मींस Na पार्टिकल का मास कितना है, 23 ग्राम। तो एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, एक एटम का मास कितना हो गया, 23 बाय Na। सो बेसिकली मास ऑफ वन एटम कितना हो गया, A बाय Na। दिस इज A बाय Na। ये एक मोल एटम का मास है, तो एक पार्टिकल का मास कितना हो गया, एक एटम का मास क्या हो गया, A बाय Na। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, Z इनटू A बाय Na। नाउ लेट्स से वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, V। ठीक है ना। तो देयरफॉर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज Z इनटू A अपॉन Na इनटू V। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो V है, अगेन V इट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि भाई उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है। ध्यान रखो बेटा, आप यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यूनिट सेल में मास कितना है वो एटम के कारण है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, लेट्स से क्यूबिकल है तो A क्यूब। अब यूनिट सेल एक हाइपोथेटिकल चीज है, तो आप उस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को निकालने के लिए आप क्यूबिकल यूनिट सेल मान, सुना बेटा, तो जो V है, V का फॉर्मूला कितना आएगा, V इक्वल्स टू A क्यूब आएगा। लेकिन ये जो A है, इस A को हमेशा आप R के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज यूनिट सेल तो एक हाइपोथेटिकल चीज है बेटा। तो आपका हमेशा एक पर्पस रहेगा, जब जब मैं आपको जाके यूनिट सेल आगे जाके पढ़ाऊंगा, जितने भी टाइप की यूनिट सेल पढ़ाऊंगा, उन सभी टाइप की यूनिट सेल में आपको उस यूनिट सेल की जो लेंथ है, उसकी जो एज लेंथ होगी, उस एज लेंथ को आप उस सॉलिड के स्फीयर के रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, बिकॉज दिस यूनिट सेल इज अ हाइपोथेटिकल चीज। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज the length of unit cell, the edge length of unit cell is always expressed in terms of the radius of the atoms which is present in it. So ध्यान रखना, above formula is applicable for the metallic crystal and here V is in terms of R. तो आगे जाके इस V को हम R के terms में एक्सप्रेस करना सीखेंगे। दूसरी बात यूनिट की, भाई A है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो आपका ग्राम में होता है, ये आपका किस में होता है, ग्राम में। अगर एटॉमिक मास ग्राम में है तो आपको वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप डेंसिटी निकाल रहे हैं। सो वी गोइंग टू कैलकुलेट डेंसिटी इन पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एक सिस्टम को यूज करेंगे। सो मास को आपने ग्राम में लिया तो वॉल्यूम को शुड बी केप्ट इन क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम शुड बी केप्ट इन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो ध्यान रखना एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज ए को मैंने किस में लिया ग्राम में। तो ऊपर वाला टर्म ग्राम में है तो नीचे वाला टर्म भी आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा बेटा। ये दोनों नंबर्स हैं, जेड भी नंबर है, एन भी नंबर है, ये दोनों तो यूनिट लेस है। एक ग्राम में है तो ये क्या जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में होना चाहिए बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। अब डेंसिटी निकाल रहे हैं तो ऐसा नहीं ना कि ग्राम पर पिकोमीटर में निकाल दूंगा सर, ग्राम पर क्यूबिक पिकोमीटर, सर ग्राम पर क्यूबिक मीटर नहीं होता। देयर शुड बी सम यूनिट, सिस्टम का यूज करेंगे तो हम वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वहां पे जो वॉल्यूम में जो एज लेंथ ए है उसको हम पहले सेंटीमीटर में निकालेंगे, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द मेटालिक क्रिस्टल, जहां पे आपके पास एक ही टाइप के एटम्स हैं, Fe प्लस के ही एटम्स हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि हम आगे जाके आयनिक सॉलिड्स का भी डेंसिटी निकालें। तो आयनिक सॉलिड्स में ध्यान रखिए, अब आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। अब ये दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आयनिक क्रिस्टल जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड में दे आर गोइंग टू बी टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन। दोनों का मास अलग अलग होता है, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी अलग हो सकते हैं। हो सकता है कैटायन 4 हो, एनायन सिर्फ 3 हो। जब यूनिट सेल मैंने सेलेक्ट किया तो जरूरी है क्या कि भाई मेरे पास कैटायन एनायन के नंबर्स बराबर हो। तो मेरा जो फॉर्मूला है देखो बन गया Z प्लस इंटू ए प्लस प्लस Z माइनस इंटू ए माइनस। व्हाट इज Z माइनस, व्हाट इज Z प्लस, it is number of atoms of cation into atomic mass of cation divide by Na into V। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ना देता भैया आयनिक सॉलिड में, हियर वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ, यहाँ जो वॉल्यूम होता है ये कैटायन और अनायन के रेडियस के फंक्शन का होता है। बिकॉज आपके आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में कैटायन अनायन दोनों होंगे, तो वहां पे जब एच लेंथ निकालोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास कैटायन का रेडियस अनायन का रेडियस दोनों आएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है बट इसकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब एक और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड्स, पैकिंग फ्रैक्शन। देखो बच्चा पार्टीज बोर मत होइए, मैं मान के चल रहा हूँ सर आप तो थ्योरी पढ़ा रहे हो, आप न्यूमेरिकल्स अभी तक आपने कराया ही नहीं सर। भाई न्यूमेरिकल्स आएंगे बट उन न्यूमेरिकल्स को आप तभी कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे जब आपको सभी पैरामीटर्स आपको पता हो। तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, इन सभी पैरामीटर्स के फॉर्मूलेस को एटलीस्ट याद करो। आज का सेशन है सिर्फ फॉर्मूलेस को याद रखना, चीजों को समझना, ठीक है ना। चलो अब एक टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन, कितना परसेंटेज वो चीज पैक्ड है। बेटा ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड्स के लिए बिकॉज कि जैसे मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका जो सूटकेस है ये आपका एक लेट से वॉल्यूम है। अब आप पैक कर रहे हो, आपको पैकिंग आती नहीं है, आपने पैक किया और आपने सूटकेस में कपड़े डाले, फिर आप बोले मम्मी थोड़ा बहुत और सामान बच गया है, इसको एक और बैग में डाल लेता हूँ। मम्मी ने क्या किया, बेटा तू हट किनारे, आपकी मम्मी ने क्या किया, अब उस सूटकेस में आपकी मम्मी ने उसको इतना अच्छे से अरेंज किया कि आपके जो कपड़े नहीं आ रहे थे वो भी आ गए। इट मीन्स आपकी मम्मी की पैकिंग क्या अच्छी है, आपकी मम्मी ने उसकी जो जगह आपकी खाली जगह थी उसको भी अच्छा से यूटिलाइज किया। मम्मी ने जो कपड़ों को रखा कुछ इस तरीके से रखा कि वो जो कपड़े थे उनके बीच में डिस्टेंस क्या था कम से कम, और आपने बहुत अच्छी पैकिंग करी। तो बेटा ये टर्म सॉलिड्स के लिए बहुत अच्छा है कि जिन सॉलिड्स में पैकिंग जितनी अच्छी है, सॉलिड्स के मैं बोलूंगा कि भाई उनके एटम्स उतने ही क्लोजली पैक्ड है, वो सॉलिड उतना ही अच्छा कहलाएगा। सो बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू डिफाइन सॉलिड्स की भाई कौन सा सॉलिड, द सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या बेटा, जितना क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स वो सॉलिड उतना ही हाईली डेंस है, उतना अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी उसकी। आप पैकिंग को फील कर पा रहे हैं कि भाई आप सूटकेस पैक कर रहे हैं, मैंने जब पैकिंग करी भाई, मैं अपने घर में पैकिंग करता हूँ जब, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि मैं कपड़े रख दिए, शर्ट पैंट रख दिया, मैंने सॉक्स वॉक्स सब रख दिया, अच्छे से अरेंज कर दिया, बट उसके बाद कुछ चीज़ें बच जाती हैं, फिर बोलता हूँ इसको रखने के लिए भाई मेरे को अलग से एक और लगेज चाहिए। फिर हमारी माता जी आती हैं, हमको किनारे करती हैं और फिर क्या करती हैं, उस कपड़े को रोल करके रखती हैं और इतने अच्छे से अरेंज करती हैं कि भाई उसके बाद और जगह बच जाती है, उसको रखने के बाद वो एक्स्ट्रा सामान रखने के बाद जगह और बच जाती है, और कुछ रखना है क्या बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो बेसिकली शी हैज डन अ वेरी गुड पैकिंग, जहाँ पे उन्होंने कपड़े की भी जो अनवांटेड डिस्टेंस थी, जो गैप्स थे उसको फिल कर दिए। सो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। भाई कितनी जगह यूनिट सेल के एटम्स ने ऑक्यूपाई कर ली अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, द हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल
upon volume of unit cell. So packing efficiency is defined as the volume occupied by the atoms of the unit cell upon volume of unit cell. अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा बेटा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल शेप, चाहे एटम्स बोलूं चाहे पार्टिकल्स बोलूं, सभी पार्टिकल्स को आप स्फेरिकल शेप में मान के चलेंगे. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो पहले बोलोगे सर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसी को बोलते हैं जेड, जो कि हम निकालना सीखेंगे आगे जाके. इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब बिकॉज हर एक क्रिस्टल का रेडियस आर है, हर एक एटम का रेडियस आर है. मेटालिक क्रिस्टल की बात करें तो z इंटू 4/3 का आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज v. ध्यान रखना इस v को मैं r के टर्म्स में ही निकालूंगा, बिकॉज v क्या होगा, लेट्स से क्यूबिकल यूनिट सेल है तो v क्या होगा a क्यूब के बराबर, और a को मैं r के टर्म्स में निकालना सीखूंगा अलग अलग टाइप की यूनिट सेल के लिए जब अरेंजमेंट्स करूंगा. सो फॉर्मूला बन जाता है पैकिंग फ्रैक्शन का z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन v. ध्यान रखना दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द मेटालिक क्रिस्टल ओनली. ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ध्यान रखना भाई यूनिटलेस क्वांटिटी होगी. सर यूनिट क्या होगी, सवाल किसी की मन में आ रहा है तो ध्यान रखना यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना. एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर मेटालिक क्रिस्टल बिकॉज आपने रेडियस, जो पार्टिकल्स के रेडियस है उनको आपने मान के क्या चला आर ही है, ठीक है ना. अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लिया तो इनटू 100 का देना. पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग फ्रैक्शन अलग है. पैकिंग फ्रैक्शन जो नंबर आएगा दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1, 0.5, 0.6, 0.7. अगर आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछूंगा तो इनटू 100 का देना आप. फिर परसेंटेज ऑफ वाइड स्पेस, वाइड मींस होता है खाली जगह, कितनी परसेंटेज खाली जगह है, तो बेसिकली 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी का देना. कि मान लीजिए लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 80%, तो 20% जगह कहीं ना कहीं खाली बची है, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जोड़ जोड़ के करूंगा तो जगह खाली बची, जहां आप घुसा घुसा के एक मोजा और डाल लिए आपने पैकिंग करते हैं समझ सूटकेस की. सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाइट स्पेस, दैट इज 100 माइनस ईटा, ठीक है ना. अब यही पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला अगर मैं आयनिक क्रिस्टल्स के लिए निकालूं, अब ये फॉर्मूला यही डिराइव कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं. आयनिक क्रिस्टल जब पढ़ाऊंगा इसको अलग से फॉर्मूला को नहीं बताऊंगा. तो भाई वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ एटम्स है, वहां पे कैटायन के नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कैटायन z हो सकता है, नंबर ऑफ कैटायन अलग हो और कैटायन का रेडियस भी अलग होगा. तो वहां पे फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू बन जाएगा कैटायन के एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कैटायन 4/3 पाई r प्लस क्यूब, बिकॉज उसका कैटायन का रेडियस अलग है, इनटू नंबर ऑफ एनायन इनटू 4/3 पाई r माइनस का क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज v. ध्यान रखना यहाँ पे जो v है ये v इज अ फंक्शन ऑफ r प्लस एंड r माइनस, वो r प्लस और r माइनस के फंक्शन में आएगा, टर्म्स में आएगा, ठीक है ना. हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ r प्लस r माइनस है, आपको क्वेश्चन में r प्लस दिया होगा, आपको क्वेश्चन में r माइनस दिया होगा, सब्स्टिट्यूट करके आप v निकालेंगे, उससे आपको h लेंथ मिलेगी, फिर a क्यूब करके निकालेंगे v, ठीक है ना. तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, बट प्रैक्टिस जरूर करना है आपको. जनरली आपको इसी में काम चल जाएगा, आपको क्वेश्चन में मेटालिक क्रिस्टल ही पढ़ना है, बट आपको पता दोनों होना चाहिए, ठीक है. सो पैकिंग फ्रैक्शन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि पैकिंग फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस, वो रेडियस डिपेंड नहीं करेगा, सब कैंसिल हो जाना चाहिए, ठीक है ना. ऊपर नीचे जो वॉल्यूम आएगा बेटा ना, उस वॉल्यूम को भी मैं r के टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, तो वैसे वॉल्यूम a क्यूब है तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो वॉल्यूम रेडियस पैकिंग फ्रैक्शन डज नॉट अपॉन डिपेंड रेडियस. और जितनी ज्यादा अच्छी पैकिंग फ्रैक्शन मोर स्टेबल विद यूनिट सेल, जितना अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी होगा उस क्रिस्टल यूनिट सेल उतना ही अच्छा होगा. इंडियंस बहुत एक्सपर्ट होते हैं हमारे पैकिंग में, खासकर आपकी सूटकेस में, कि भाई सूटकेस में कपड़े हैं, ये कपड़े देखो बाहर निकल रहे हैं, बट तो भी ये सूटकेस में हम ऐसे पैर रख रख के चढ़ा चढ़ के दबा दबा के जितनी भी खाली जगह है उस खाली जगह को अपन पूरी ऑक्यूपाई कर लेते हैं. जो कपड़ों के बीच में थोड़ी बहुत एयर वाली गैप बच गई उसको दबा दबा के अपन उसको पूरा पैक कर लेते हैं. सो बेसिकली वी आर वेरी गुड एट पैकिंग. क्योंकि जनरली क्या होता है, एयरपोर्ट्स में आप ट्रैवल करने जाएंगे तो वहाँ पे लगेज की लिमिट होती है, भाई यू कैन कैरी ओनली दिस मच ऑफ लगेज, वेट लिमिट होती है. तो कई लोग क्या करते हैं, जो हैंड बैगेज होता है उस हैंड बैगेज में, अब हैंड बैगेज में आपका लगेज का वेट चेक नहीं होता, भाई लेट से लिमिट है आपके पास 15 kg की, तो आपने अंदर जो सामान भेजा जो चेक इन के बाद गया, उसके बाद आपका जो हैंड लगेज होता है ना, उस हैंड लगेज में आप भरिए बैठ के कपड़े दबा दबा के लोग भरते हैं छोटे से सूटकेस में और उसको कैरी कर ले जाते हैं, ठीक है ना. ये मैंने भी किया एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत ट्राई किया है, ठीक है. सो जितना ज्यादा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे उस पैकिंग फ्रैक्शन उसकी इतनी ज्यादा होगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी मोर बेटर इज द सॉलिड, बिकॉज उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी उतनी ही उसकी उभर उभर के आएगी भाई, उभर उभर के आएगी. आप जो सूटकेस एकदम भरा हुआ है भाई साहब, वो एकदम
स्टेबल रहेगा बेटा, उसको तुम हिला भी नहीं पाओगे, हिलाने लगे नहीं हिल रहा, ठीक है ना। और जो हल्का है लूजली ऐसे एक दो कपड़े रखे उसको तुम उड़ा दो, पानी की तरह बह जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी 45 मिनट्स, और मेरे ख्याल से उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करेंगे। सो ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपको होमवर्क है, आप ट्राई कर जरूर करें, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ये जेई का क्वेश्चन है, कैलकुलेट 2D पैकिंग, 2D पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है इसका 2D, 2 डायमेंशनल में, कि मान के चलिए कि ये स्ट्रक्चर एक 2 डायमेंशनल में, इट इज नॉट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कि एक पेपर में आपने ड्रॉ किया, इसका पैकिंग एफिशिएंसी, आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। ये पैकिंग फ्रैक्शन तो आप निकालोगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालेंगे। वो पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालना भी सीखेंगे, बट एट द सेम टाइम उनको पैकिंग फ्रैक्शन को याद रखेंगे, बिकॉज वो फिक्स्ड क्रिस्टल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो उनका पैकिंग फ्रैक्शन का डेटा आपको याद रहे। अगर मैं ऐसी कोई रैंडम ज्योमेट्री बना के पूछूंगा बेटा, तो वहां पे तो आपको बेटा एग्जाम में खुद यूनिट सेल बनाना है और खुद निकालना है। बट जहां पे आपको पता है कि भाई आपका यूनिट सेल ये रहा, तो उस यूनिट सेल का आपको पता है कि उस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप वहां पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी का रिजल्ट आपको याद भी रखना है, उसका यूज भी बताऊंगा आपको क्या यूज है, ठीक है ना। सो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इट्स अ टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर, प्लीज कीप पेशेंस। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, थ्योरी पार्ट ज्यादा लगेगा स्टार्टिंग में, बट बाद में इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। बट उसके लिए आपका कंसेप्ट, आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो प्लीज कीप पेशेंस, ठीक है ना, आप थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में किस तरीके की पैकिंग होती है, ठीक है, इसको भी मस्त जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग पेशेंस रखो, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर में, देखो मैं आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स कम लूंगा, बिकॉज आई हैव ट्राइड कि आपके नोट्स बहुत सिस्टमैटिक, बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए बना ला के ला रहा हूँ, कि जो पार्ट मैं क्लास में बनाऊंगा फिर आपको फील कराऊंगा फिर टाइम वेस्ट करूंगा, इट्स बेटर कि हम उसको ड्रॉ कर लें, बिकॉज उसको आपको एग्जाम पे ड्रॉ नहीं करना है। तो मैं डायग्राम्स आपके लिए इसके रिजल्ट्स बना के ला रहा हूँ। इन पीपीटीज को आप प्लीज संभाल कर रखना, बहुत काम की रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड ट्राई टू गेट द बेनिफिट ऑफ दोस पीपीटीज, दोस कंटेंट्स, ठीक है ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में सब धीरे धीरे करेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। और नंबर ऑफ सेशंस कम लगेंगे, हमारा चैप्टर पूरा शानदार तरीके से हो जाएगा। बट फॉर दैट प्लीज हमारे सेशन को आप प्लीज लाइक करो, शेयर करो, एंड जस्ट लेट मी नो द इनपुट्स फ्रॉम योर साइड, आप मुझसे और क्या चाह रहे हो, सो आई ट्राई दैट कि मैं अभी उनको चीज़ को इंक्लूड करूँ। एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा लिंक में आपको दिख रहा होगा, t.me/अभय केमिस्ट्री, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एंड सो दैट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। उस टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, हमारे जितने भी सेशंस हो जाएंगे उसके, आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द चैप्टर्स की नोट्स आई विल प्रोवाइड ऑन दोज पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। सो प्लीज़ keep sharing our videos, keep liking our videos and start promoting us, and please no doubt मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी केमिस्ट्री आपकी एकदम दिल से बैठा दूं, बट उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको सेशंस को पहली बार सीक्वेंस में देखना है, ठीक है ना। सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, देन सेशन नंबर 3, ठीक है ना। अल्टीमेटली हर एक सेशन लिंक्ड है, प्लस आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार नोट्स बनते हैं बेटा, नोट्स को बहुत अच्छे बनाओ, सो दैट आप उसको जब भी रिवाइज करो तो वो आपके लिए नोट्स एक तरह से मतलब ब्रह्मास्त्र है आपके लिए भाई साहब। आपको दोबारा लेक्चर नहीं देखना, आपको नोट्स में सब कुछ मिल गया। लेक्चर देखने बैठोगे बेटा, एक लेक्चर को देखने में 50 मिनट लग जाएंगे, उस नोट्स को रिवाइज करने में पूरे चैप्टर के आपको 1 घंटा लगेगा, खत्म। टाइम बचता है आपका, आगे जाके बहुत टाइम बचेगा, ठीक है ना। सो मेक सुपर डुपर नोट्स एंड सी यू अगेन टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सो बाय बाय एवरीवन।